हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 19 दिसंबर और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 19 दिसंबर 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी समय को गंवाए हुए। सबसे पहले रिवीजन कर लेते हैं कल के दिन के करंट अफेयर का। कल हम लोगों ने पढ़ा था अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है 18 दिसंबर को। इसके अलावा समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी मिली है। ये भारत का पहला होगा और तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट एक आई है, विश्व में कौन सा देश अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक रहा है? तो म्यांमार सबसे बड़ा उत्पादक रहा है। ओमान के सुल्तान 3 दिनों की भारतीय यात्रा पर आए हुए हैं और मालदीव ने भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट को खत्म करने का फैसला लिया है। ये 2019 में किया गया था और 2024 में ये एक्सपायर होने जा रहा है। इसके अलावा अभी हाल ही में नोवाक जोकोविच और आर्याना सबलेंका इन दोनों ने ITF विश्व चैंपियनशिप पुरस्कार 2023 जीता हुआ है। भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकुडा ये लॉन्च की गई है केरला में। BCCI जो है ये Tier 2 क्रिकेट लीग शुरू करने पर विचार कर रहा है। ये T10 फॉर्मेट में होगा, यानी 10-10 ओवरों का होगा। 17 दिसंबर 2023 को गुजरात में बनी सूरत डायमंड बोर्ड्स का उद्घाटन किया है PM मोदी ने। और भारत में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। महाराष्ट्र टॉप पर है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया है क्विकली रिवीजन सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट में। इसकी क्विज और PDF आपको MZT ऐप पर दी गई है। वन लाइनर आपको व्हाट्सएप चैनल पर दी जाती है, तो आप व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जहां से आप वन लाइनर रिवीजन कर सकते हो डेली का डेली। और MZT ऐप भी डाउनलोड करके रखें, क्योंकि यहाँ पर फ्री में PDF और फ्री में क्विज पा सकते हो डेली करंट अफेयर का। ठीक है जी, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया गया? तो अल्पसंख्यक अधिकार दिवस दोस्तों ये भी मनाया जाता है 18 दिसंबर को। 18 दिसंबर को ही मैंने आपको ये भी बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, जिसके बारे में हम लोगों ने कल चर्चा की थी। आज जानिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस भी मनाया जाता है। अब राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस का क्या मतलब हुआ? जो अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक मतलब क्या? जिनकी संख्या कम हो, ऐसे धर्म ऐसे कम्युनिटी के लोग जिनकी संख्या कम हो, जो बहुतायत मात्रा में अवेलेबल नहीं हो, उनको कैसे क्या राइट दिए जाएं, इसके लिए ये दिवस मनाया जाता है। होता क्या है कि जहाँ पर जिसकी बाहुल्यता होती है उनका दबदबा रहता है, तो ऐसे में जो अल्पसंख्यक होते हैं दबे रह जाते हैं। तो उन जो अल्पसंख्यक हैं उनको उभारने के लिए, उनको अधिकार दिलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। भारत में अगर बात करें तो भारत में अल्पसंख्यक माना गया है किसे? हिंदू धर्म को छोड़ करके बाकी सभी धर्म को अल्पसंख्यक की कैटेगरी दी गई है। उसमें आपके जैन आते हैं, बौद्ध आते हैं, मुस्लिम्स आते हैं, ईसाई आते हैं और सिख आते हैं। ठीक है ना, ये सभी जो है कम्युनिटी, इनको माना गया है अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी। और हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों को मेजॉरिटी माना गया है भारत में। ठीक है ना, ये संविधान में है अपने। तो यहाँ पर फिलहाल 18 दिसंबर को ये दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम है सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस भी मनाया जाता है। ये मानव अधिकार दिवस है, सभी प्रकार के मानवों को राइट दिलाने के लिए, ये माइनॉरिटी को राइट दिलाने के लिए। ठीक, आगे ये प्रमुख दिवस हैं दिसंबर महीने के, तो आज रिकॉल करेंगे हम लोग, कई दिन हो गए हैं। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। दोनों ही महत्वपूर्ण दिवस है, दोनों ही पूछे जाने के चांसेस होते हैं। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दास उन्मूलन दिवस, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस, ये सबको याद ही होगा। 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस और विश्व मृदा दिवस होता है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 7 दिसंबर को। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस और 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाते हैं। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस, 12 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, 16 दिसंबर को विजय दिवस और 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा 18 दिसंबर को ही अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाते हैं। जहाँ जहाँ स्टार लगा है वो बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। आगे, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस अभ्यास में समर वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया? देखो, यहाँ पर इस क्वेश्चन में मेन फोकस होने वाला है समर एयर डिफेंस मिसाइल पर, क्योंकि समर एयर डिफेंस मिसाइल जो है ना, ये भारतीय वायुसेना द्वारा बनाई गई भारत की पहली इंडिजीनियस ये एयर डिफेंस मिसाइल है। एयर डिफेंस मिसाइल मतलब क्या होता है कि एयर में ही वो डिफेंस कर लेता है। अगर कोई मान लो मिसाइल अटैक होता है, ड्रोन अटैक होता है या कोई सी भी प्रकार का अटैक होता है,
तो ये ज़मीन से हवा में ही उसे मार गिराएगा और एयर में ही डिफेंड कर लेगा, इसीलिए कहते हैं एयर डिफेंस मिसाइल है तो एयर डिफेंस मिसाइल। जैसे अपने पास है S-400 हम लोगों ने किससे लिया था? रसिया से लिया था। जैसे आयरन डोम है इजराइल के पास, ऐसे ही एयर डिफेंस मिसाइल अपन लोग ने समर नाम से बनाया हुआ है। इसको अभी हाल ही में अस्त्र शक्ति नाम का एक अभ्यास हो रहा है, उसी अस्त्र शक्ति अभ्यास में इसका परीक्षण किया गया। किसने किया? भारतीय वायुसेना ने, इंडियन एयर फोर्स ने। यहाँ पर देख लीजिए, ये है अपना समर, ठीक है ना। तो समर एयर डिफेंस मिसाइल है ये, और इसे अभी किया गया है। समर का मतलब यहाँ पर फुल फॉर्म होता है सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर असोर्ड रिटेलिएशन, ठीक है। तो ये है समर का फुल फॉर्म में अगर पूछा जाएगा तो आप बता देंगे, और ये ज़मीन से हवा में मार करती है, एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। अगला, अच्छा, वायुसेना के बारे में तो आप जानते हो ना, 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाते हैं, क्योंकि 8 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में सभी सेनाओं का हेडक्वार्टर रहता है। इसके करंट टाइम पर जो चीफ हैं या कहें अध्यक्ष हैं वो कौन है? वो हैं एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। आगे, हाल ही में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स में किस राज्य ने सर्वाधिक मेडल जीता? तो दोस्तों सर्वाधिक मेडल जीता है हरियाणा ने। किसने? हरियाणा ने। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण हुआ था, ये मैं आपको बता चुका हूँ, जब होने वाला था तभी से बता रहा हूँ। तो खेलो इंडिया पैरा गेम मतलब खेलो इंडिया का जो संस्करण है वो पैरा एथलीट के लिए भी शुरू किया गया पहली बार। ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ और इसमें इस बार सबसे ज़्यादा मेडल जीता हरियाणा ने। हरियाणा ने टोटल 105 मेडल्स जीते हुए हैं। इसके बाद दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश रहा, तीसरे स्थान पर तमिलनाडु की टीम रही। यहाँ पर मस्कट आपसे पूछा जा सकता है, मस्कट था उज्ज्वला, ये पूछा जाएगा आपसे। उज्ज्वला क्या है? एक गौरैया चिड़िया है। 105 मेडल हरियाणा ने जीता, जिसमें 40 तो गोल्ड थे, 39 सिल्वर थे और 26 ब्रॉन्ज मेडल थे। ऐसे ही उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर रहा, इसमें 25 गोल्ड यूपी ने जीते हैं, 23 सिल्वर और 14 ब्रॉन्ज जीते हैं, टोटल 62 मेडल हैं इसके। ऐसे ही तमिलनाडु 20 गोल्ड के साथ 42 मेडल टोटल हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम्स है ये। खेलो इंडिया यूथ गेम जो होता है ये 2018 में सबसे पहले खेलो इंडिया गेम्स के नाम से शुरू किया गया, फिर धीरे धीरे इसको आयोजित किया गया और इसके 5 संस्करण हो गए खेलो इंडिया यूथ गेम के। पहला वाला संस्करण हुआ था कहाँ पर? नई दिल्ली में, जहाँ पर ये हुआ। और दूसरा वाला संस्करण कहाँ पर हुआ था? पुणे में। तीसरा वाला गुवाहाटी में। चौथा वाला कहाँ हुआ? पंचकुला हरियाणा में। 5वां वाला कहाँ पर हुआ? भोपाल में या कहें मध्य प्रदेश में। तो ये 5 संस्करण आप याद रखेंगे खेलो इंडिया यूथ गेम के। आगे अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 5वें राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में आसरा से विजनरी लीडर आइकॉन अवार्ड 2023 प्राप्त हुआ? तो अभी हाल ही में आसरा के द्वारा विजनरी लीडर आइकॉन अवार्ड दिया गया है दोस्तों डॉक्टर श्रीनिवास नाइक को। ये हैं डॉक्टर श्रीनिवास नाइक जो आपको देख रहे हैं अवार्ड रिसीव करते हुए। इस अवार्ड को इनको दिया गया है। ये वर्तमान में रियल विजन होम्स प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष हैं। इनको विजनरी लीडर आइकॉन का अवार्ड मिला है। किसके द्वारा? आसरा के द्वारा। आसरा क्या है? आसरा एक संगठन है, कह सकते हो, एडवोकेट्स एसोसिएशन फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अवेयरनेस। ये 2010 में स्थापित किया गया था, बहुत सारे एडवोकेट्स के द्वारा मिल करके ये स्थापित किया गया था। तो अभी नई दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में आयोजन हुआ था 5वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन, उसी दौरान इनको सम्मानित किया गया है। किससे? विजनरी लीडर आइकॉन अवार्ड से। आगे, भारत में इजराइल का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया? देखो, भारत में इजराइल का नया राजदूत है ये। अभी तक हम लोग मैक्सिमम क्या पढ़ते हैं? इजराइल में या फिर कहें कि किसी देश में भारत का जो राजदूत है वो। यहाँ पर बात हो रही है कि भारत में इजराइल का कोई राजदूत है वो। तो भारत में इजराइल के नए राजदूत नियुक्त होंगे दोस्तों रूवेन अजार। कौन होंगे? रूवेन अजार। ये हैं रूवेन अजार और ये अब भारत में आएंगे। पहले तो रोमानिया में थे, अभी यहाँ पर आए हैं। देखिए, रोमानिया से यहाँ पर आए हैं भारत में। भारत के साथ साथ ये भूटान और श्रीलंका को भी देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर इनके दूतावास नहीं है, भारत से ही ऑपरेट करते हैं वहाँ पे। तो श्रीलंका और भूटान को भी और भारत को भी ये देखेंगे यहाँ पर इजराइल के लिए होंगे। 2018 से लेकर उससे पहले 2014 से 2018 तक ये अमेरिका में इजराइल के दूतावास के रूप में काम कर चुके हैं, उपाध्यक्ष के रूप में। देखो, दूतावास या राजदूत ये होता क्या है, इसको समझ लो। हर एक देश में लगभग हर एक देश नहीं करना सही होगा, एक देश में दूसरे देश के नागरिक भी रहते हैं। तो क्या होता है कि नागरिकों को कभी कभी कुछ सेवाएं ऐसी होती है जो नहीं मिल पा रही होती, या फिर उनको कोई प्रॉब्लम हो रहा होता है, तो वो अपने लोगों से संपर्क करना चाहते हैं।
तो अपने लोगों से संपर्क करने के लिए उनका एक ऑफिस होता है जिसे कहते हैं दूतावास, एम्बेसी। तो ऐसे ही एम्बेसी होता है जैसे कि भारत में इजराइल का है, भारत में और भी देशों का है, ऐसे ही भारत के ऑफिसेज, भारत के दूतावास और बाकी के देशों में हैं। तो ऐसे से दूतावास जो होते हैं वहाँ पर आईएफएस, जो जिसे इंडिया में बात करें तो इंडियन फॉरेन सर्विसेज को जो सिलेक्ट होकर के जाते हैं ना, वो वहीं पर जाते हैं। इंडियन फॉरेन सर्विसेज के जो ऑफिसर होते हैं, आईएएस जो होता है वो तो डीएम बनता है, आईएफएस जो होता है वो इन्हीं सब सेक्टर में जाता है। तो यहाँ पर ऐसे नियुक्त किए गए हैं। अब इसमें भी एक क्लिक है कि अगर जो कॉमनवेल्थ कंट्री का हिस्सा रहा है तब तो वहाँ पर एम्बेसी मतलब कि दूतावास नहीं, उच्चायोग होगा, उच्चायुक्त नियुक्त किया जाएगा, हाई कमिश्नर जिसे कहेंगे। और अगर वो जो कंट्री है वो कॉमनवेल्थ का हिस्सा नहीं है तब वहाँ पर राजदूत नियुक्त किए जाते हैं, यानी कि एम्बेसडर नियुक्त किए जाते हैं। इजराइल की बात करें तो वर्ल्ड मैप में आप देखोगे तो ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ से अगर आप इसके प्रोस्पेक्टिव में देखोगे इजराइल कहाँ पर है, तो आप इधर से आओ, पाकिस्तान छोड़ दो, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, सीरिया, लेबनान, तो यहाँ पर आपको जॉर्डन के पास में दिखेगा इजराइल। ये है इजराइल, और इतना जो हिस्सा है इधर ये फिलिस्तीन का है, इधर ये गाजा स्ट्रिप है। यहीं पर अभी विवाद चल रहा है ना, यहीं पर ये विवाद चल रहा है, और इस पर मैंने आपको वीडियो भी दी हुई है गाजा और इजराइल की कॉन्फ्लिक्ट पर, तो उसको आप देख सकते हो। फिलहाल इजराइल की राजधानी होती है जेरूसलम और यहाँ की मुद्रा होती है न्यू शकेल। बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ के वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर हैं। इजराइल आपको मैप में दिख रहा है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ और देशों के राजदूत यहाँ पर लिखे गए हैं, जैसे कि कौन कहाँ के राजदूत हैं। तो अभी सौरभ कुमार को बेल्जियम में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। यहाँ पर मोस्टली भारत के राजदूत इन देशों में हैं, भारत के राजदूत के नाम है, ये किन देशों में नियुक्त किए गए हैं ये लिखा गया है। मृदुल कुमार को लिंक टेस्टिन का नियुक्त किया गया है। सुमित सेठ निकारागुआ में नियुक्त किए गए हैं। बिदु सपकाल को बोलीविया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। इरशाद अहमद को सीरिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। प्रभात कुमार दक्षिण अफ्रीका में भारत के राजदूत हैं। नामंग्या खम्पा सोमालिया में भारत के राजदूत हैं। और संदीप चक्रवर्ती इंडोनेशिया में है। इसके अलावा ये दो आपको याद रखना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पवन कपूर रूस में भारत के राजदूत हैं और तरनजीत सिंह संधू अमेरिका में भारत के राजदूत हैं। किताब अपनी आ गई है। किताब जिन लोगों ने अभी तक नहीं लिया है जाइए फटाफट से लीजिए, अमेजन पर अवेलेबल है। डिटेल करंट अफेयर का एक्सप्लेनेशन है इसमें, क्वेश्चन वाइज, चैप्टर वाइज इसमें सारे कंटेंट दिए गए हैं। और जिनके पास पहुंच रही है लगातार किताबें, वो लोग प्लीज़ रिव्यू और रेटिंग जरूर करें, जिससे बाकी लोगों को भी पता चल सके। मैंने आपसे कहा था छोटा छोटा वीडियो क्लिप जो है वो आप बना करके भेजिए मुझे, और ये वीडियो क्लिप आपका यूट्यूब पर मैं अपलोड करूँगा अपने चैनल पर, जिससे बाकी लोग जो हैं वो देख पाएंगे कि किताब कैसी है ना एक्चुअल में आपके हाथ में। वैसे तो मेरे हाथ में है यहाँ पर, लेकिन फिर भी वीडियो में अगर ना समझ में आ रही हो तो सब लोग अपना 2-2 सेकंड, 10-10 सेकंड, 15-15 सेकंड का जो भी बोल पाओ किताब के बारे में करके आप जरूर बताएं। आगे देखते हैं क्वेश्चन। हाल ही में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स LPI में अचीवर्स के रूप में मान्यता दी गई? तो अभी हाल ही में दोस्तों 13 ऐसे राज्य हैं जिनको अचीवर्स का एक कहें कि तमगा दिया गया है। किसमें? लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स अभी हाल फिलहाल में जारी की गई है, लॉजिस्टिक को लेकर के, रसद को लेकर के, और इसमें 13 देश इस समय हैं जो इस कैटेगरी में हैं। अलग अलग प्रकार की कैटेगरी भी इसमें बताई गई है। हालांकि अगर थोड़ा सा हम लोग वर्ल्ड वाइड अगर नज़र डालने, पहले बाद में चलेंगे राज्यों पर, रिपोर्ट तो अभी राज्यों वाली आई है, लेकिन इससे पहले वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की थी, वर्ल्ड बैंक की लॉजिस्टिक इंडेक्स। इसमें भारत कहाँ स्टैंड करता है इसको देख लो, तो इसमें भारत है 38वें स्थान पर 2023 में। 2018 में ये 44वें पर था, अभी 2023 में 38वें पर है। टॉप पर अगर बात करें तो सिंगापुर है, फिनलैंड है और जर्मनी है, ये टॉप 3 हैं। ये वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी की जाती है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। अब आते हैं अपने राज्यों वाले पर जो अभी रिपोर्ट आई है। यहाँ पर बताया गया है कि आंध्र प्रदेश और कर्नाटका समेत 13 राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को अचीवर्स की कैटेगरी में रखा गया है। इसके अलावा ये देख लो, ये 13 राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, चंडीगढ़, दिल्ली, असम और हरियाणा, पंजाब, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, त्रिपुरा और गुजरात। तो इसमें जो है यूनियन टेरिटरी भी शामिल है, केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है। फास्ट मूवर स्टेट्स भी चुने गए हैं कुछ, जो मतलब तेज़ी से ग्रोथ कर रहे हैं। इनमें केरला है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और पुडुचेरी। ठीक है जी, और बाकी मैंने आपको 38वां स्थान तो बताया ही। आगे, अच्छा, जारी कौन करा?
वाणिज्य मंत्रालय। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामले में सबसे आगे कौन सा शहर है? तो अभी एनसीआरबी इसके द्वारा रिपोर्ट जारी की गई कि खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामले में बात करें तो टॉप पर कौन है, तो वो है हैदराबाद। हैदराबाद शहर आप जानते हो तेलंगाना की राजधानी है। तो यहाँ पर खाने में या कहीं खाद्य पदार्थों में मिलावट बहुत ज़्यादा होती है, ये बता रहा है एनसीआरबी। एनसीआरबी बोले तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। मैंने अभी आपको इसके बारे में बताया था कि यही भारत में जो क्राइम्स होते हैं उसके बारे में रिपोर्ट जारी करता है। इसने भी बताया था कि दिल्ली जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्राइम होते हैं। अच्छा, सबसे सेफेस्ट के बारे में इसने कोलकाता के बारे में बताया था। और क्या इससे आप रिवीजन कर सकते हो? देखो यहाँ पर इन्होंने बताया तेलंगाना, राज्यों के मामले में तेलंगाना टॉप पर है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर मिलावट होती है। दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश है ना। और क्या चीज़ें यहाँ से रिवाइज कर सकते हो? एक तो हैदराबाद अभी आया है, तो हैदराबाद पकड़ लो। हैदराबाद जो है ये सबसे ज़्यादा रहने योग्य शहर अभी घोषित हुआ था, है ना, सबसे ज़्यादा रहने योग्य शहर। तेलंगाना की अगर बात करें तो अभी रेवंत रेड्डी नए सीएम बनकर आए हैं, विधानसभा चुनाव हुआ है, कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की। और क्या रिवीजन कर सकते हैं? खाद्य पदार्थों में मिलावट की बात आ रही है। अभी अगर आपको याद हो, हलाल प्रोडक्ट पर यूपी सरकार ने बैन लगाया था। हलाल प्रोडक्ट पर बैन लगाया था यूपी गवर्नमेंट ने, यूपी में, ये भी ध्यान रख सकते हो आप। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप रिकॉल कर सकते हैं। आगे, हाल ही में पीएम मोदी जी ने कहाँ पर काशी तमिल संगमम 2.0 का उद्घाटन किया? तो पीएम मोदी जी ने अभी नमो घाट वाराणसी में, नमो घाट कहाँ पर पड़ता है? वाराणसी में, वहाँ पर इन्होंने काशी तमिल संगमम 2.0 का उद्घाटन किया है, शुरुआत की। देखो काशी तमिल संगमम क्या है? काशी मतलब वाराणसी और तमिल मतलब तमिलनाडु। तो तमिलनाडु और काशी को कनेक्ट करने के लिए, यानी उत्तर भारत और दक्षिण भारत को कनेक्ट करने के लिए काशी तमिल संगमम शुरू किया गया था। इसमें दोनों की सांस्कृतिक चीज़ों को कनेक्ट किया जा रहा है, मतलब कि एक करने के लिए, यहाँ को वहाँ से, वहाँ को यहाँ से जोड़ने के लिए सांस्कृतिक चीज़ों को। तो पीएम मोदी जी ने इसका दूसरा संस्करण भी शुरू किया और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर अनाउंस हुई, बहुत सारी चीज़ें जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ आगे भी। जैसे एक तो नमो घाट पर इन्होंने इसका दूसरा संस्करण शुरू किया, ठीक है। इन्होंने एक काशी तमिल संगमम एक्सप्रेस ट्रेन भी शुरू की जिसका नाम है काशी कन्याकुमारी एक्सप्रेस। कन्याकुमारी तमिलनाडु में पड़ता है, काशी वाराणसी को कहते हैं। तो वाराणसी से ये तमिलनाडु जाएगी, ये काशी कन्याकुमारी एक्सप्रेस। तो ये एक स्पेशल ट्रेन है। इसके अलावा इन्होंने तमिल ग्रंथों की ब्रेल लिपि जारी की। ब्रेल लिपि आप जानते हो ना, जो दृष्टिबाधित होते हैं, जो देखने में असमर्थ होते हैं, उनको पढ़ने लिखने की एक लिपि होती है। ब्रेल दिवस भी मनाया जाता है 4 जनवरी को। तो ये शुरू किया। इसके अलावा अभी आगे मैं बताऊंगा, भाषिनी का यूज किया गया है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके क्या करता है? ट्रांसलेट करता है। तो ये काशी तमिल संगमम फिलहाल नमो घाट पर हुआ, वाराणसी में। पीएम मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूंसी भी है ये वाराणसी। आगे, काशी तमिल संगमम के आयोजन के दौरान निम्न में से किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने पीएम मोदी के भाषणों का भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जरूर जा सकता है। तो देखो, अभी हाल ही में काशी तमिल संगमम जब इन्होंने लॉन्च किया, उस दौरान एक भाषिनी नाम का एआई है जो भारतीयों द्वारा विकसित किया गया है, मतलब स्वदेशी है, इंडिजीनियस है, भाषिनी। तो इस भाषिनी एआई ने क्या किया, पीएम मोदी जी जो भाषण दे रहे थे ना, ये रियल टाइम में ट्रांसलेट कर रहा था। मतलब जैसे जैसे वो बोलते जा रहे हैं वैसे वैसे वो रियल टाइम में ट्रांसलेट कर रहा था भारत की अन्य लैंग्वेजेस में, तमिल में, तेलुगु में या पंजाबी में वगैरह, मतलब जिसमें जो सुनना चाह रहा था वो वहाँ पर ऑल ओवर इंडिया में जा रहा था, भाषिनी एआई। तो एक प्रकार से इन्होंने इसको भी प्रमोट किया, इसके बारे में भी बताया। ये क्या है? भाषिनी एआई, जो क्या करता है? रियल टाइम ट्रांसलेशन करता है। और किसकी मदद से? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से। तो भाषिनी का भी नाम आप याद रख लो, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। तो वाराणसी के काशी तमिल संगमम के भाषण में इसका यूज पहली बार किया पीएम मोदी ने। आगे, हाल ही में किस देश की फिल्म चिल्ड्रंस ऑफ नोबडी, इसने कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? तो अभी हाल ही में चिल्ड्रंस ऑफ नोबडी फिल्म, जो कि है इजरायली फिल्म, और इसने कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 29वां संस्करण अभी आयोजित हुआ और इस 29वें संस्करण को 5 दिसंबर से 12 दिसंबर तक चलाया गया था। इसमें दुनिया के बहुत सारे देशों की फिल्में वगैरह दिखाई गई। तो इजराइल की फिल्म जो है, फिल्म का नाम है चिल्ड्रन ऑफ नोबडी, तो इसने जीता ये अवार्ड है। इसको किसने डायरेक्ट किया है? इरेज टेडमोर ने। इरेज टेडमोर की ये फिल्म है। अच्छा,
यहाँ पर जो पुरस्कार दिया जाता है उसे कहते हैं गोल्डन रॉयल बंगाल टाइगर अवार्ड। क्या बोलते हैं? गोल्डन रॉयल बंगाल टाइगर अवार्ड। तो इसके लिए बहुत सारे अवार्ड दिए जाते हैं, जैसे गोल्डन रॉयल बंगाल टाइगर अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म, गोल्डन रॉयल बंगाल टाइगर अवार्ड फॉर बेस्ट डायरेक्टर, गोल्डन रॉयल बंगाल टाइगर फॉर बेस्ट डॉक्यूमेंट्री वगैरह वगैरह। तो ऐसे ही इसमें गोल्डन रॉयल बंगाल टाइगर अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म चुना गया है इसको, ठीक है ना। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ, जैसे क्या होता है कभी कभी क्वेश्चन में दिया रहेगा गोल्डन रॉयल बंगाल टाइगर अवार्ड फॉर बेस्ट डायरेक्टर किसे दिया गया, तो लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। कन्फ्यूज नहीं होना है, इसका मतलब यही हुआ बेस्ट फिल्म बेस्ट डायरेक्टर वगैरह का। तो बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड पाए हैं कार्लोस डेनियल माल्वे, और बेस्ट डॉक्यूमेंट्री चैलेंज को मिली है जो कि रमेश बोरा की है फिल्म। विशेष जूरी पुरस्कार चलचित्रों एखोन को मिला है। 29वां संस्करण था, कोलकाता के रविंद्र सदन में आयोजित हुआ। ठीक है जी, ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे। अगेन आपको बता रहे हैं ब्रह्मास करंट अफेयर किताब आ गई। अच्छा, एक जरूरी बात देखो, जिन लोगों के पास अमेज़न की डिलीवरी नहीं है, जैसे कुछ लोग हैं, कुछ ऐसे रीजन के हैं जहाँ पर अमेज़न डिलीवर नहीं करता है, तो ऐसे लोग व्हाट्सएप कीजिए और व्हाट्सएप कीजिए अपना एड्रेस वगैरह, वहाँ पर आप पेमेंट करके बता दीजिए, तो वहाँ पर कोरियर आपको करवा दिया जाएगा। हाँ, थोड़ा सा आपको कॉस्टली पड़ सकता है, लेकिन अब तक किताब ज़रूर पहुँचेगी। मैं कोशिश करूँगा वहाँ पर किसी को भेजकर कोरियर करवा दूँ। अच्छा, दूसरी बात, अंग्रेजी वाले, इंग्लिश वाले थोड़ा सा वेट कर ले, ट्रांसलेशन चालू है और जल्दी ही ट्रांसलेशन हो जाएगा। फिर आपके लिए कुछ बेहतर मैं प्लान कर रहा हूँ, वो आपको प्रोवाइड करूँगा। यहाँ पर MJT एजुकेशन का टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कीजिए। मंथली करंट अफेयर की वीडियो अभी आज दिन में आ जा रही है, उसको भी आप देखिएगा। वर्ष 2023 की मिसेज इंडिया USA कौन बनी थी, ये कल मैंने पूछा था, स्नेहा नाम्बियार बनी थी। 1971 में पाकिस्तान के जनरल अमीर अब्दुल्ला जो हैं खान नियाजी 93 सैनिकों के साथ 93,000 सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण किए थे। इसके बाद बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। आज आपको क्या बताना है, भारत की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य कौन सा है। दूसरा, राष्ट्रीय प्रवासी दिवस का संबंध निम्न में से किस घटना से है। दोनों ही क्वेश्चन अच्छे हैं, दोनों के बारे में जो भी पता हो डिटेल में ज़रूर आंसर करना, और व्हाट्सएप चैनल अपना ज्वाइन कीजिए। वन लाइनर डेली आपको यहाँ पर भेजी जाती है। मैं मिलूंगा आपसे अगले दिन की क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।